20 मौतें, फरार मौत के जिम्मेदार और एक्शन में सरकार। क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आयोजकों के अलावा भी लोग कार्रवाई की जद में आने वाले हैं? अगर हां, तो सवाल यह भी है कि अब तक बाबा कहां फरार है। पुलिस के एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। पुलिस एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिसिया एक्शन से अलग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, उसमें बड़ी कार्रवाई का संदेश छिपा हुआ है। भगदड़, मौत, मातम और चित्कार। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ सीएससी है और सीएससी सिकंदराबाद हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी डरे, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? एक एसआईटी गठित की है। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी। भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे। पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी। सब ठीक चल रहा था। भोले बाबा मंच से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे। किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 337 किलोमीटर दूर हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, हाथरस के सिकंदराऊ से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर सत्संग का ये टेंट लगा था। मानव मंगल मिलन समिति का समागम आयोजित किया गया था। चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। खुले खेत में करीब 100 बीघे में सत्संग का आयोजन किया गया था। भगदड़ के बाद यहां मौत का मातम पसरा हुआ है। टाट पट्टी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगदड़ के दौरान यहां क्या हुआ होगा, इसकी गवाही चारों तरफ बिखरा लोगों का सामान दे रहा है। सवाल है, आखिर भगदड़ कैसे हुई? सत्संग के लिए 50,000 लोग जुटने वाले थे, तो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? खड़ी आप देख सकते हैं कि भगदड़ किस प्रकार मची कि देखिए चप्पलें यहाँ साफ देखी जा सकती है। देखिए चप्पलें स्लीपर्स हैं, सब महिलाओं की मैक्सिमम बात देखी जा सकती है। ये महिलाओं की स्लीपर्स हैं और जहां तक नजर जा रही है, देखिए कट शूज की बात करें या जहां तक हम हाथरस के हादसे को लोगों के बीच फैली अफवाह और उसके बाद भगदड़ का नाम देकर बचने वालों की जिम्मेदारी तय जरूर होगी। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय है। भोले बाबा कहां हैं? सत्संग के बाद भोले बाबा अपने अमले के साथ स्थल से निकल गए और अपने पीछे रौदे हुए लोगों को, जख्मी और लहूलुहान लोगों को, दर्द से तड़पते और चीखते लोगों को, अपनों की तलाश करते लोगों को छोड़ गए। पुलिस की टीम भी अब एविडेंसेस इकट्ठा करने में लगी। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये पुलिस के वो जामाज हैं जो एक एक करके एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं।
इतनी बारिश है, क्योंकि रात भर बारिश हुई है, कीचड़ है, उसके बाद पुलिस के जवान कैसे एक एक करके एविडेंस ला रहे हैं कि स्लीपर्स हैं, कुछ के सामान है, उनको उठा के इस लोडर के माध्यम से भेजने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये सब वो पुलिसकर्मी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो टीम यहाँ लगी है, या टीम के लोग मौजूद हैं, पुलिस के वो जवान मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटीज को पूरा यहाँ कर रहे हैं और एविडेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि देखिए कितना कीचड़ है, उसके बाद एक एक करके कैसे कांस्टेबल सर या एसआई जो यहाँ डिप्लॉय किए गए अपना कैसे चीजों को करते आ रहे हैं। और अब देखिए ये एक एक करके पूरे सामान को लोडर यहाँ लाया गया, क्योंकि यहाँ से ये एविडेंस के तौर पर इनको दिक्कतें जरूर हो रही हैं। टेंट को देखने पर एंट्री और एग्जिट गेट पर शक होता है। अंदर जाने और निकलने के लिए बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। बताया जा रहा है कि भगदड़ की वजह गर्मी, उमस और घुटन है। बंद टेंट में लोगों ने बाहर आना शुरू किया और फिर भगदड़ मच गई। पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद लोग हॉल से निकल रहे थे। पहले निकलने की होड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर आ गिरे। ज्यादातर लोगों की मौत कुचले जाने से हुई। घायलों को फुलरई से हाथरस के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC लाया गया। अस्पताल तक टेम्पो और बसों के जरिए लोगों को लाया गया। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई थी। टेम्पो में लदे शवों के बीच अपने बच्चों को तलाश में रोते बिलखते लोग दिखे। कई लोग अपने परिजन की जानकारी के लिए भटकते भी दिखे। ऐसी अव्यवस्था, ऐसी अफरा तफरी, ऐसी भगदड़ पूरे देश की रूह कांप उठी। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? उस वक्त पुलिस कहां थी जब हादसा हुआ? उस वक्त हाथरस प्रशासन क्या कर रहा था जब 50,000 की भीड़ जुट रही थी? उस वक्त मानव मंगल समिति के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे जब भीड़ सत्संग खत्म होने के बाद वापस जा रही थी? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल तो हाथरस में हाहाकार है। लोग गुस्से में हैं कि 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आक्रोशित हैं। जो जख्मी हुए वो गुस्से में हैं। योगी सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हाथरस में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जता चुके हैं, लेकिन किसी संवेदना से नहीं, किसी मुआवजे से नहीं। लोगों का घाव तो तभी भरेगा जब जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की पेपर लीक माफिया से बाबा साकार हरि का कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में चलता था दरबार। 1 महीने में 4 बार माफिया के घर में दरबार लगता था। घर में ही आश्रम बना रखा था और वहां पर प्राइवेट फोर्स भी तैनात रहती थी। पिछले साल नवंबर में साकार हरि का प्रवचन हुआ था। बाबा के प्रवचन में करीब 1 लाख लोग उस दौरान उमड़े थे। ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के पेपर लीक माफिया से बाबा साकार हरि का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में ही बाबा का दरबार चला करता था और 1 महीने में 4 बार माफिया के घर में दरबार लगता था। घर में ही आश्रम बना रखा था। एक प्राइवेट फोर्स भी तैनात रहती थी। पिछले साल नवंबर में भी साकार हरि का प्रवचन हुआ था। बाबा के प्रवचन में उस दौरान तकरीबन 1 लाख लोग उमड़े थे। और हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, और क्या जानकारी आपके पास? बाद में जो ये हरि बाबा जो चर्चाओं में आए हैं, इनका राजस्थान से कनेक्शन जुड़ा है। राजस्थान में जो पेपर लीक जो प्रकरण पूरा चर्चाओं में है, उसका जो आरोपी है हर्षवर्धन, जो काफी सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों तक पहुंचाता था, उन्हें फर्जी तरीके से नौकरी लगाता था। उसके घर में ये जो बाबा है अपना दरबार चलाता था। महीने में 4 बार यहाँ पर आता था और किसी साधु संत की तरह भगवा कपड़े पहन के नहीं आता था। अलग अंदाज में, अलग ड्रेस में ये आता था। चारों तरफ प्राइवेट फोर्स मौजूद रहती थी, क्योंकि दौसा शहर के कुछ करीब 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये जो हर्षवर्धन है इसका घर था और यहीं पर यह दरबार संचालित किया जाता था। महीने में 4 बार ये बाबा आता था। नवंबर महीने की बात करें तो दौसा से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर एक
कांदोली गांव है जो नेशनल हाईवे 21 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ था। हाथरस की तरह ही यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी। 1 लाख से करीब यहाँ पर जो बाबा के अनुयायी है वो मौजूद रहे थे। एक तरीके से ये माहौल हो गया था कि इस तरह का बाबा यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे उमड़ी, ये चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन जिस तरह का हाथरस का कांड हुआ है उसके बाद में लोग उस घटना को याद कर रहे हैं, उस भीड़ को याद कर रहे हैं कि नवंबर माह में यहाँ पर भी एक बड़ा प्रवचन का कार्यक्रम हुआ था। और रूटीन में 1 महीने में 4 बार ये जो हर्षवर्धन है, जो पेपर लीक का माफिया है, उसके घर पर आता था। और हर्षवर्धन दौसा के सालिमपुर गांव का रहने वाला है और इसको फिलहाल एसओजी ने गिरफ्तार कर रखा है। दौसा में इसका मकान था और ये मकान सिर्फ उस बाबा के दरबार के लिए काम आता था। बाबा यहाँ आते थे और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता था। स्थानीय मीडिया को कभी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी कि यहाँ पर कोई दरबार लगा हुआ है, ना कोई स्थानीय अनुयायी जाते थे, बाहर से लोग आते थे। पूरा मतलब एक तरीके से प्राइवेट फोर्स चारों तरफ तैनात रहती थी। कॉलोनी के लोग भी बड़े परेशान रहते थे, किसी को आवाजाही में काफी दिक्कत होती थी, किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। यूं कहा जा सकता है कि इस बाबा के दरबार की आड़ में पेपर माफिया अपना गिरोह चलाता था दौसा में। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सोचिए, जहां पर 80,000 लोग पहुंचने वाले थे वहां करीब 2.5 लाख लोग सत्संग में शामिल हुए, यानी तय तादाद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन व्यवस्था को कंट्रोल करने के नाम पर कुछ भी नहीं, और शायद यही वजह रही कि हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। आइए आपको उन परिवारों की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने मौत के उस मंजर को बेहद करीब से देखा। एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। भीड़ थी ऐसी। हाँ, और चाची मिल गई है और ये गायब है, ये नहीं मिला। एटा भी गए थे, अलीगढ़ भी गए थे, वहाँ पे नहीं मिली। इलाज चल रहा है अभी, इलाज नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। कहते हैं भक्ति का मार्ग आपको दुनिया के हर दुख से दूर लेकर जाता है। लेकिन अब हम जिन लोगों की कहानी आपको सुनाने दिखाने जा रहे हैं, इन्हें भक्ति के पथ पर चलकर वो दुख मिला जो अंतहीन है। ये कहानी उन चश्मदीदों की है जो किसी तरह मौत की भगदड़ से खुद तो बच निकले, लेकिन भीड़ में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, किसी ने पत्नी। कोई लोग पीछे से धक्का दे रहे थे और मम्मी गिर पड़ी, फिर मम्मी चिल्लाने लगी, फिर सब लोग उनके ऊपर चढ़े गए। मम्मी मेरे ऊपर चढ़ी थी। अच्छा, तो नीचे तो मम्मी दब गई थी हैं? कहते हैं पिता के कांधे पर बेटे के शव का भार जीवन में सबसे पीड़ादायक होता है, लेकिन हाथरस के हादसे ने कई कंधों पर उनके बच्चों के शव लाद दिए। बाबा के सत्संग में कुंवरपाल नाम के एक श्रद्धालु खुशी खुशी पहुंचे थे, लेकिन लौटे अपने भतीजे के शव को कांधे पर लेकर। भतीजा सर मेरा है। किसके साथ सत्संग में आया था? माँ के। माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। अभी लेकर आप इसको यहाँ पहुँचे हैं मोर्चरी में? जी। तो कहाँ से आप मिला? ये सर यही मेडिकल में ही मिला था। मौत का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम नजर आई। कोई अपनों को अस्पताल में ढूंढ रहा था, कोई पोस्टमार्टम हाउस में, कहीं तो कोई पता मिल जाए उन बिछड़े लोगों का जो अब कभी नहीं लौटने वाले। एक ऐसे ही शख्स पर हमारी नजर पड़ी जो आगरा से अपनी पत्नी को ढूंढते हुए पहुंचे। अब आपके कौन थी जिनको आप ढूंढ रहे? मेरी मिसेज है। आपकी मिसेज है? क्या अब तक आप उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है कि वो कहाँ पर है, मालूम नहीं पड़ पा रहा? नहीं मालूम पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं मालूम। रोते बिलखते चेहरों के बीच हम ऐसे किसी की तलाश कर रहे थे जिसने पूरी घटना अपने आंखों से देखी हो, ताकि हादसे के पीछे का सच पता चल सके। तभी हमारी मुलाकात एक चश्मदीद से होती है जिसने मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखा। 2-4 लाख की ऊपर ही भीड़ थी। रोड के दोनों साइड में बसें भरी पड़ी थी और
पुलिस प्रशासन भी था थोड़ा, लेकिन इनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की स्पेशल, जो पिंक कलर में पिंक ड्रेस में थी, और कुछ ब्लैक कैंट कमांडो भी थे। तो 25-30 गाड़ियां आई, उनका सत्संग हुआ वहाँ पर, 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम चला। उसके बाद जब बाबा वापस हुए तो 20-25 गाड़ियां रही होंगी। जब वो वापसी आ रही थी तो यहाँ पे कट पे आकर के 10-15 गाड़ी आगे निकली, तो यहाँ के जो उनके अनुयायी थे वो उस धूलू को उठाने के चक्कर में और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। सत्संग सुनने के लिए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर बहराइच से भी एक ग्रुप आया था, लेकिन भगदड़ मची तो सब बिछड़ गए। अपने साथियों को तलाशते लोगों के चेहरे पर दुखों का समंदर तैर रहा था। 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए। वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे, और इसके बाद भगदड़ मची है, जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब हैं। मौत के सत्संग में सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं टूटे, बल्कि कईयों ने अपनी जिगरी दोस्तों को खोया, तो किसी ने अपने साथी को। देर रात तक तो चेहरों पर उम्मीद बाकी थी, लेकिन वक्त के साथ वो उम्मीद भी टूटती चली गई। कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं, 65 जने हैं। नहीं, कौन है? पुरुष है, महिला है, कौन है? महिला है। महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया है, माँ बेटी। तो बाबूजी आप भी साथ में आए थे क्या? हाँ, हमारे साथ में आए थे। क्या हुआ था उस समय जब घटना हुई थी? अब जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तब सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए। वो लोग गाड़ी पर नहीं पहुँचे। हम लोग ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गया, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। ओ माँ बेटी दोनों। अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे। वो बहराइच का ही रहने वाला एक जवान बेटा अपने पिता की तलाश में भटकता नजर आया, लेकिन कभी न लौटने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए आप लोगों ने? तलाश की? यहाँ किसी अफसर अधिकारी से बात की? जब से ये घटना हुई है तब से मुझे पता लगा है, तभी से मैं गाड़ी लेके ढूंढ रहा हूँ, और कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। एटा भी मैंने देख लिया, चारों तरफ रोड पे भी देख लिया, काफी जगह मैंने देखा। कुछ जो बसें जा रही हैं उनको भी रुकवा के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अभी आप लोग की क्या गुहार है प्रशासन से? अभी तो गुहार सिर्फ हमारी इतनी है, हमारे पापा जहाँ कहीं भी हो मुझे मिल जाए। ग्राउंड जीरो पर घूमते हुए हमें कई परिवार ऐसे मिले जिनमें कईयों का पूरा परिवार ही उजड़ गया, तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, किसी ने बुढ़ापे में अपनी पत्नी को खो दिया। मेरे घर से भी कुछ लोग गए थे और मेरी पत्नी तो पहली बार गई थी, क्योंकि मैं इस चीज पर कभी भरोसा नहीं करता हूँ। कल उन्होंने, मेरी बेटी से बात हुई थी, मेरी बेटी का परिवार वहाँ जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसके सहारे से मैं अपनी बेटी के यहाँ भी घूमा हूँ। जब मैंने वहाँ मोबाइल पर देखा कि ये घटना हुई है, तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैं यहाँ आया तो उनकी बॉडी यहाँ नहीं मिली। फिर वो करीब 2 घंटे के बाद अपने आप घर आ गए। अपनों के बिछड़ने का गम, कभी न मिटने वाले जख्म और बेबस बेसहारा हो चुके सैकड़ों रिश्तों की जिंदगी में कभी न भुलाया जा सकने वाला ये हादसा सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने वाले फरार है। चुप है वो सिस्टम जो धर्म को हथियार बनाकर अंधविश्वास पर विश्वास जगाने का सदियों से काम करता रहा। आज ना तो दुख हरने वो बाबा सामने आया और ना ही धर्मधता की दवा बांटने वाले आयोजक ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।